नमस्कार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुधर जाए तो पाकिस्तान कैसा। पाकिस्तानी सेना ने फिर किया है सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने की है गोलीबारी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला भी किया है। सुबह 6 बजे से भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। बड़ा अपडेट आपको इस मामले में दे दें। तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी की गई है और भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जवाबी हमला बोला गया है। सुबह 6 बजे से लगातार भारतीय सेना भी कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई है गोलीबारी। एक तरफ शांति की बातचीत की बात, दूसरी तरफ गोलियां दागना, यह है पाकिस्तान का मिजाज। लेकिन अलग थलग भी पड़ गया है पाकिस्तान। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की पाकिस्तान को दो टूक। सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय प्रतिबंध समिति ने फैसला लिया है। मौलाना मसूद अजहर की संपत्ति सील करने के लिए कहा गया है पाकिस्तान को। जब्त कर ली जाए संपत्ति। पाकिस्तान में आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद का सरगना प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, इसकी वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध के लिए भी कहा गया है। तो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पाकिस्तान से कहा है। दरअसल सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय प्रतिबंध समिति ने फैसला लिया है जिसमें ये तीनों देश प्रमुख स्थान रखते हैं। मौलाना मसूद अजहर की संपत्ति सील करने के लिए कहा गया है। इधर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और आईबी के अफसर भी शामिल रहे। खबरों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएगा। भारतीय सेना को जवाब देने के लिए खुली छूट दी गई है। अब सेना समय तय करेगी कि कब उसे पाकिस्तान को जवाब देना है। इधर दिल्ली में 21 दलों की एक बैठक भी हुई। इस सर्वदलीय बैठक में वायुसेना के जवानों के जज्बे और हौसले की तारीफ की गई। पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत भी हुई। विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है वो जान लीजिए। Statement that all of us have discussed and are putting out. It's a joint statement. Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish e Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की व उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों वे सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। हमारे वायुसेना की कार्रवाई की प्रशंसा की, उनकी सराहना की, तीनों सेनाओं को सलाम किया। जो हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ इस बात पे चिंता जाहिर की कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और उसमें एयरफोर्स के लोगों ने बालाकोट पे जो हमला किया था और वहाँ का जो टेररिस्ट कैंप थे उनको ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत कदम उठाया था। और इस पार्टी में आज ये भी तय हुआ कि हमारा समर्थन रहेगा आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्स। चलिए, तो आज भी लगातार गहमा गहमी के हालात बने रहेंगे और हर हालात पर हमारी नज़र
उसी तरह बनी रहेगी जिस तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक 26 तारीख से लेकर अब तक हमने आपको सबसे पहले अपडेट किया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शंकर आनंद हमारे सहयोगी, उनकी नज़र लगातार दिल्ली पर बनी हुई है। दिल्ली दरबार क्या सोच रहा है, कैसे एक्शन लिए जा रहे हैं। रवि, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की स्थितियां हैं, सब काबू में है और लोगों में भी इस बात को लेकर पूरा भरोसा है? रवि के पास हम चलेंगे। और रवि, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो बताएं क्या कुछ अपडेट इस वक्त है। चलिए, रवि के पास हम चलेंगे और शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी ले लेते हैं दिल्ली में किस तरीके की स्थितियां हैं। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, पुंछ में आज फिर सीज फायर का उल्लंघन भी इसने किया है। इसके अलावा क्या कुछ सरकार का आज कदम होगा अभिनंदन को लेकर, इस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। सहयोगी शंकर आनंद, लगातार उनकी दिल्ली पर नज़र बनी हुई है। शंकर, सुधर जाए वो पाकिस्तान कैसा, पुंछ में फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, इन सब के बीच जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, पीएम साहब ने कह दिया है कि आपको खुली छूट है एक्शन करने की। आज क्या कुछ होगा शंकर? देखिए, आज की अगर बात करें तो आज भी कई महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी, NSA डोभाल की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। तमाम विपक्षी पार्टियों की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई MEA के दफ्तर में। इसके साथ ही कल जो है तीनों सेना के अध्यक्ष जो चीफ हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में। तो कल जो इस मामले पे बातचीत की गई कि किस तरह से हमारी तीनों फौज, चाहे जल हो, थल हो या वायु हो, तीनों किस तरह से अपने मजबूत हैं, किस तरह से बाकायदा वो हर एक मुकाबला से लड़ने के लिए बाकायदा तैयार हैं। तो इन तमाम मसलों पर बाकायदा कल चर्चा हुई और उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर बाकायदा चर्चा हुई। तो आज जो है, आज की अगर बात करें तो जिस तरह से आज सुबह जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, तो उस मामले पर हालांकि हमारे जवान लगातार उसका डटकर सामना कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस मामले पर अब अभिनंदन की अगर बात करें तो अभिनंदन जो है उस मसले पर आज काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। हालांकि आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और NSA डोभाल जो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो हालांकि उस मामले पर औपचारिक तौर पे नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आज कई महत्वपूर्ण बैठक का दौर आज भी चलने वाला है। और इस सिर्फ बैठक नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीति जो बन रही है उस हर एक तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, तो इस मामले पर भी चर्चा आज होगी। और ख़ासकर पाकिस्तान के कई ऐसे जो देश हैं जो उसके सहयोगी हैं, तो खासकर उन देशों से मिल करके पाकिस्तान को के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज इस मामले पे भी बाकायदा चर्चा होगी। तो आज कहा जा सकता है कि इस तानातानी के माहौल में आज भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस मामले में रोल ऑफ एक्शन जो है उस मामले पर आगे चर्चा होगी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो आज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत से मुकाबला करेगा और जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति अगर बात करें तो वहाँ पे कभी टमाटर के मसले पे वहाँ पे बगावत हो रही है, तो कभी वहाँ पे छोटी दिक्कत ये भी है शंकर, होती है, उसके चलते वहाँ पे दिक्कत ये भी है शंकर कि एक एंगल इसका ये भी है कि इमरान खान पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए तरस के मटेरियल बन गए हैं। उन पर तरस ज्यादा आता है कि वो भारत को जवाब देने से पहले अपने अंदर की जमहूरियत को क्या जवाब दें। रणनीति को लेकर मैं आगे आपसे बात करूंगा। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ स्थितियां हैं? पाकिस्तान सुधर जाए तो पाकिस्तान कैसा, फिर सीज फायर का उल्लंघन, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। समीर, देखिए, अगर मैं फिलहाल सबसे पहले जो सिचुएशन है पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और IB की उसकी बात करूं तो आज सुबह कृष्णा घाटी में फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। कृष्णा घाटी सेक्टर जो कि पूंछ में पड़ता है, वहां पे तकरीबन 6 बजे के करीब हमारे पोस्ट पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। ये फायरिंग तकरीबन
30 से 40 मिनट तक चलती रही। भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद अभी कोई वहां पे फायरिंग नहीं है। अगर हम राजौरी की बात करें, नौशहरा सेक्टर, लाम सेक्टर, जिसमें कल सुबह पाकिस्तान ने फायरिंग की थी और पिछले 3 दिन से फायरिंग करता रहा है, लेकिन वहां पे आज रात को बिल्कुल पीसफुल रहा। अगर बाकी सेक्टर्स की बात करें, चाहे उड़ी का जो बारामूला में सेक्टर है जहां कल फायरिंग हुई थी, लेकिन आज वहां पे शांति, आज रात को शांति रही है। यहाँ कठुआ है, हीरानगर, आरसपुरा, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं दी, सुनाई नहीं दी। और इसी तरह अखनूर है, आपको पता ही है, परसों अखनूर सेक्टर में हमारे 5 जवान जो है जख्मी हो गए थे पाकिस्तान की फायरिंग में, लेकिन वहाँ पे भी फायरिंग नहीं हुई है। तो कुल मिला के स्थिति शांतिपूर्ण रही आज रात को। दूसरी तरफ जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जितने भी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया है। जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो स्कूल पढ़ते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के नज़दीक, उनको पूरा बंद कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो पूरा एहतियात बरते, क्योंकि पाकिस्तान, जिस तरह आपने सही कहा कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया है जब से ये एयर स्ट्राइक्स हो गई है, और जिस तरह से इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट आइसोलेशन में चल रही है, बिल्कुल कोई उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई उनको मदद करने को तैयार नहीं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उससे जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान है वो बौखला गया है, और जिस तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है पिछले 3 दिन में, जब से एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद जिस तरह उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, और उसके बाद जिस तरह से लगातार उसके खिलाफ यहाँ से जवाब मिला है, और कई उनके सैनिक मारे गए हैं और उनके कई बंकर जो है तबाह किए गए हैं, उससे पाकिस्तान सदमे में है। और पाकिस्तान को अब ये, और दूसरी तरफ से जिस तरह से उसने बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे एक पायलट को अरेस्ट किया है वहाँ पे, उससे भी उसकी किरकिरी हो रही है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान है वो आइसोलेशन की तरफ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये जाहिर करता है कि आज इस वक्त जो पाकिस्तान है वो बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते हुए ही उसने जो है तो अंदर खाने यहाँ रहकर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल उनको लेकर मैं आपसे करूंगा समीर, जो यहाँ अंदर खाने में रहकर पूछ परख कर रहे हैं, और वो एकदम खामखा की पूछ परख है, उसे लेकर अभी और बातचीत होगी। रवि हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत कर लें। रवि, किस तरीके की स्थिति है? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना है स्कूलों को लेकर? जैसे बाकी जगहों पर फैसला लिया गया है, क्या ऐसे फैसले यहाँ पर भी लिए गए हैं, राजस्थान में भी लिए गए हैं? और उड़ानों पर क्या कहीं कोई असर की बात सामने आई है? रवि। बिल्कुल ललित, एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से तनाव के हालात बने हुए हैं, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। अनूपगढ़ वो कस्बा है जो काफी नजदीक है, बेहद नजदीक है पाकिस्तान के, और इसके दूसरी तरफ यानी पश्चिमी दिशा में बहावलपुर वो ठिकाना है जो जैश ए मोहम्मद का वहां पर अड्डा माना जाता है। फिलहाल अनूपगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर पहले भी 2 युद्ध ये देख चुका है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ के लोगों ने डटकर मुकाबला किया है पाकिस्तान का। आज पिछले 2 दिनों से अगर बात करूं ललित में यहाँ पर, तो पिन ड्रॉप साइलेंस तारबंदी पर बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर जो शहर हैं, गांव हैं, उनमें रोजमर्रा का काम, जीवन यापन जो लोगों का है वो वैसे ही जारी है जैसे पहले जारी था। हालांकि एक हल्का तनाव, हल्की चिंताएं जो है युद्ध को लेकर आकांक्षा जो होती है वो जरूर यहाँ के लोगों में देखने को मिल रही है, परंतु किसी तरह का पैनिक नहीं लिया जा रहा है। गांवों में और चकों में, चूंकि ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर बॉर्डर के बिल्कुल पास तक खेती होती है, किसान वहां पर इस वक्त सरसों की फसल ले रहे हैं। फसल खड़ी है, 15-20 दिन बाद में उसकी कटाई होने वाली है, परंतु फिर भी किसान जो यहाँ रहने वाली पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ है, चाहे दूसरे पुलिस के तंत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, उनकी मददगार बने हुए हैं। और यही पुलिस चाहती है और यही इस वक्त में होना चाहिए कि अगर युद्ध के हालात बनते हैं, अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो राजस्थान से लगती है इस पर किसी तरह का कोई खतरा होता है, तो यहाँ के लोग पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के मददगार बने। फिलहाल पिछले 2 दिनों से निश्चित रूप से कौतूहल जरूर है, युद्ध को लेकर आकांक्षाएं जरूर है, पाकिस्तान का कोई जवाब अगर होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की तैयारी भी जरूर है, परंतु अभी तक जो देशभक्ति का जज्बा इस इलाके में देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि अगर किसी हिमाकत अगर की जाती है सीमा पार से तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी ललित। रवि, बहुत शॉर्ट में, चूंकि वक्त की भी थोड़ी कमी है, बहुत शॉर्ट में आपसे ही मैं अपडेट लेना चाहूंगा। आम आवाम की सोच या वो बौद्धिक वर्ग जो ये समझ रहा है इस बात को कि युद्ध ना तो सॉल्यूशन होते हैं और ना तो भारत किसी युद्ध में पड़ना चाहता है, आतंक का ठिकाना कहीं होगा, हम वहां पर ठोक के रखेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लोगों का रिएक्शन बहुत शॉर्ट में रवि।
बिल्कुल मैं फिलहाल अभी इस वक्त तो आपकी लोगों से बात नहीं करवा सकता क्योंकि सुबह का वक्त है और बॉर्डर इलाका है ये, परंतु देर रात तक मैं इस इलाके में था और कल भी हमारी बात हो रही थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि ये जो इलाका है, यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने आप को मजबूत मानते हैं, मजबूत रखते हैं और वो इस वक्त देशभक्ति के जज्बे से सरोबार है। आतंकवाद और पाकिस्तान, ये दो एक ऐसे पैरेलल नाम हो चुके हैं जो एक जैसा ही यहाँ के लोग मानते हैं और ये चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ किया जाए जिससे आतंकवाद पर लगाम लगे, हमारे शहीद जो आए दिन सैनिक होते हैं, कश्मीर में होते हैं, उन लोगों को राहत मिल सके और मतलब वो चाहते हैं कि इसका माकूल जवाब दिया जाए। तो कुल मिलाकर युद्ध से निश्चित रूप से कोई भी युद्ध में जाना नहीं चाहता, युद्ध एक पीछे ले जाने वाला काम होता है, परंतु अगर ऐसी मजबूरी बनती है तो यहाँ के लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। जी जी, चलिए ये स्थितियां हैं। एक बार फिर दिल्ली का रुख हम करेंगे। शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अभिनंदन के मसले को लेकर जिस तरीके से जेनेवा कन्वेंशन की बात की जा रही है, जेनेवा संधि की बात की जा रही है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेठिया साहब हैं जो 71 के वार प्रिजनर रहे हैं। हालांकि नचिकेता के केस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पेठिया साहब के केस में ऐसा हुआ कि उनके साथ जो कुछ भी किया गया वो बताया भी नहीं जा सकता, इतना बुरा उनके ऊपर बीती है। इन सब के बीच क्या पाकिस्तान पर हम भरोसा करें? हालांकि पाकिस्तान बहुत कमजोर पड़ चुका है, ये तय है। शंकर, देखिए, इस मसले का एक कूटनीतिक जो रास्ता है वो निकाला जा रहा है और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए, और उसमें हम फ्रंट फुट पर हैं। जो यहाँ पे उपायुक्त हैं वकायदा उनको यहाँ पे बुलाया गया और इस मामले पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि कूटनीतिक तरीके से इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इस मामले का उसका मैसेज भेजा गया कि जिस तरह से भारतीय मिग विमान जो है वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद उसका पायलट वहाँ पे गिरा है और उसके बाद उसे भारत को सौंपा जाए। लेकिन इस मामले पर पाकिस्तान भी जो है अपनी बात रखना चाह रहा है और पाकिस्तान की जो नीयत है वो स्पष्ट है कि वो साफ नहीं है। और इस मामले पर लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो विदेश मंत्रालय इस मामले पर लगातार संपर्क में जुड़ा हुआ है, हालांकि शुरुआती तौर पर विदेश मंत्रालय ने कल इस मामले में बयान देते हुए कहा था कि उसका जो पायलट है, एक भारतीय पायलट जो है वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन बाद में पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बताया गया वो पाकिस्तान में गिरा है। तो एक तरह से इस मामले में कोशिश की जा रही है, खासकर भारतीय विदेश मंत्रालय जो है वो कोशिश करेगी जितना जल्द से जल्द उसे भारत बुलाया जाए, क्योंकि भारत में लेकर उसके प्रति काफ़ी गंभीरता है, काफ़ी चिंतन है। तो ये भारत की अगर बात करें तो भारत ये महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की जाती है, ये कभी भी युद्ध जैसी जो पेशकश है वो कभी नहीं किया है। लेकिन इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अगर पाकिस्तान उसे इस मामले पर कोशिश करेगा अगर युद्ध के लिए, तो निश्चित तौर पे जो भी चीज़ें होंगी उसका एक माकूल जवाब दिया जाएगा। और इस मामले में जिस तरह से पाकिस्तान की ये हरकत रही है, लगातार जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं या जिस तरह से बाकायदा कई जो ऐसे मसले हैं जो वो आतंकी गतिविधियां तैयार कर रहे हैं, तो इस मामले पर उसका जवाब दिया जाएगा। और इस मामले में कल भी कई महत्वपूर्ण बैठक हुई और आज भी कई महत्वपूर्ण बैठक आज भी होगी। और इस मामले पर चाहे वो एक राष्ट्र के अंदर में या विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले पर एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि किसी तरह से इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि युद्ध जो है वो एक भारत भी नहीं चाहता कि इस मामले में युद्ध हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसी हरकत की गई तो निश्चित तौर पे उसको उसी के भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो आतंकी जिस तरह से भारत के अंदर में पिछले कुछ दिनों पहले जी चलिए, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। आपका स्वागत है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली क्या सोचती है, दिल्ली में आज किस तरीके के एक्शन होंगे, किस तरीके के हालात होंगे, शंकर आनंद लगातार उनकी नज़र बनी हुई है। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से इस वक्त। समीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया इससे पहले आपसे कि देश, बाकी जो दुनिया के जो देश हैं वो दूरी बना रहे हैं, पर हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी दिल से दिल लगाकर बैठे हैं पाकिस्तान से। क्या उनमें अब कोई समझ आई है इस बात को लेकर, इस एयर स्ट्राइक के बाद, और फिलहाल क्या उनकी सोच है? समीर।
तो कोशिश हम कर रहे हैं फिर से हमारा संपर्क हो और बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन किस तरीके का अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं, किस तरीके के हालात बदल रहे हैं। शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, पाकिस्तान को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रुख को लेकर, या जैसा मैंने भी अभी कहा कि शायद इमरान खान अब तरस खाने का मटेरियल हो गए हैं कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो किसको जवाब दें। भारत को जवाब दे दें कि जो पाकिस्तान, जो इमरान खान शेम शेम के नारे लगा रहे हैं उन्हें जवाब दे दें। बड़ी चुनौती इमरान खान के लिए कौन सी हो रही है इस वक्त? देखिए, इमरान खान की अगर बात करें, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बात करें, तो वहां पे जो भी प्रधानमंत्री होता है वो एक मात्र मुखौटा होता है, उसके पीछे ISI जो है वो मुख्य होता है, और वहां पर जो वहां की सेना के जो अध्यक्ष होते हैं वो वहां पर मुख्य होते हैं। तो इमरान खान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, वहां पर सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर खेल होता है और एक मुखौटा नाम के एक व्यक्ति को बैठाया जाता है। इस हिसाब से तो इमरान खान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। इमरान खान के पीछे देखिए ललित, पाकिस्तान में जिस तरह से अगर लोकतंत्र के नाम पे कहें कि जिस तरह से एक कोशिश कर, कल भी अगर जिस तरह से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उनकी लाचारी, उनकी व्यवस्था वो साफ तौर पे दिख रही थी, और साफ तौर पर पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल से वहां का प्रधानमंत्री को चलाया जाता है, जिससे कि वहां पर अपने मन मुताबिक वहां की सेना और वहां के जो आतंकी संगठन और वहां की जो एजेंसी है ISI, वो वहां पर प्रधानमंत्री को चलाते हैं और उसके अपने मन मुताबिक अपना बयान डलवाते हैं। तो कल जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जो एक बयान जो आ रहा था, वो साफ तौर पे लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि याचना जो है कि वो चाहते थे कि आप भारत हमारे खिलाफ युद्ध ना करे, क्योंकि पता है कि अगर थोड़ी सी भी अगर कार्रवाई अगर ठोस की जाएगी पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि नस्ताबूत होगी, और उसकी जो एक छवि अब तो बची भी नहीं है, लेकिन जो आर्थिक तौर पे अगर टूटेगा पाकिस्तान तो निश्चित तौर पे उसको खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। अगर छोटी छोटी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो यह पाकिस्तान के खिलाफ अगर निश्चित तौर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ठोस कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक तौर पर अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की कमर टूटेगी। तो इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री इमरान खान है वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है, और वो रिमोट कंट्रोल वहाँ का सेना अध्यक्ष है और वहाँ की जो एजेंसी है ISI, उसके द्वारा वो संचालित होते हैं। उनके द्वारा जो बोला जाएगा वो उस मामले को बयान देंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप तो वहाँ पर एक तरह से जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं वो अपने मर्जी से कुछ नहीं चल पाते, अगर चलने की कोई कोशिश करता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। तो यही स्थिति अभी इमरान खान के साथ बनी हुई है। इमरान खान की सत्ता कब चला जाए, कब वहाँ की सेना काबिज हो जाए, ये किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर इमरान खान भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गद्दी बचाएं, अपनी सत्ता बचाएं, अपनी जान बचाएं, क्योंकि वहाँ पर सेना इस कदर हावी है, और वहाँ की जो आतंकी संगठन है, और आतंकी संगठन के साथ साथ जो आतंकी संगठन के साथ में जो प्रधानमंत्री वहाँ मिलकर चलेगा तो वो वहाँ पर काम करेगा, जो नहीं चलेगा उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये लोकतंत्र का जो एक घिनौनापन जो है वो पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता था और अभी भी देखा जा रहा है। और साफ तौर पे पाकिस्तान की जो में एक प्रधानमंत्री की छवि होती है, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं और होता है। तो इस तरह से बाकायदा एक अपनी लाचारी, अपनी बेबसी वो पाकिस्तान दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, तो वो उस चीज़ को यहाँ पे महसूस किया जा रहा है। और यहाँ पर उसी का फलसफा है कि भारत के खिलाफ जिस तरह से एक भारत को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे भारत अगर इस मामले पर अगर भारत को परेशान किए जाने की जो कोशिश की जा रही है, भारत उसको उसी भाषा में जो जवाब है वो दे सकता है। और शायद इसी का तगाजा है कि पाक अधिकृत कश्मीर सहित अन्य लोकेशन पे जो आतंकी कैंप पर भारत के वायुसेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है, ये उसी का असर है। और आगे भी अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो निश्चित तौर पे उसको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब मसला आता है कूटनीतिक तरीके से। तो कूटनीतिक तरीके से भी भारत लगातार इस मामले पर कई देशों के संपर्क में बना हुआ है कि किसी तरह से पाकिस्तान ये जो कूटनीति वाला मसला है, और इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शंकर। मैं चाहूंगा कि कूटनीति वाले मसले पर थोड़ा और विस्तार से हम बातचीत करेंगे इस वक्त। लेकिन जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस
ने ये कहा है, मसूद को लेकर ये कहा है कि उसकी संपत्ति सील कर दी जाए, वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये हमने आपको जानकारी दी थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इस मसले को लेकर उनसे भी हम बातचीत करेंगे, फोन लाइन पर वो जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये एक मसला तो ये रहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरीके से ज़्यादातर 80% जो देश हैं उन्होंने इसी तरीके की साफ गोई से ये बात की है कि आतंक तो साहब आपको खत्म करना होगा। एक मसला ये, दूसरा मसला अभिनंदन की रिहाई, इन दोनों को लेकर शैलेंद्र जी। देखिए, अगर पहले बात करें अभिनंदन की रिहाई को लेकर, विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर, कल भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि तुरंत अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए, विंग कमांडर अभिनंदन की जल्द से जल्द रिहाई हो। और लेकिन अब तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से वीडियो जारी किए गए थे उसको लेकर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उसे वल्गर डिस्प्ले कहा था कि ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन भी है और जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। अगर हम बात करें उस प्रस्ताव की जिसको लेकर आज यूके, फ्रांस और अमेरिका ने जो प्रस्ताव यूएनएससी में रखा है, तो अपने आप में एक बड़ा कदम है। पहले सिर्फ ये चर्चा थी सिर्फ फ्रांस ये प्रस्ताव लेके आएगा, लेकिन अब 3 बड़े देश मिलकर ये प्रस्ताव ला रहे हैं। इसमें देखने वाली बात ये है कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये P5 कंट्रीज है, यानी कि ये तीनों कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य हैं। इसके अलावा वहां पर रूस और चीन भी मौजूद है। लेकिन अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव को लेकर चीन का क्या रवैया रहता है। आपको बता दें कि 15 सदस्यीय समिति रहती है जो इस फैसले पर फैसला जो, लेकिन चीन इससे पहले भी अड़ंगा लगा चुका है अपने वीटो का इस्तेमाल करके, शैलेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले 3 बार चीन अड़ंगा लगा चुका है, रोड़े अटका चुका है। कारण बिना बताए हर बार इस तरह वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन ने अड़ंगा लगाया है। और इस प्रस्ताव के रखे जाने के बाद फिर से एक बार प्रस्ताव रखा है 3 देशों ने मिलकर, इसके बाद भी चीन की तरफ से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है प्रस्ताव को लेकर। वही 13 मार्च तक का वक्त है। 15 सदस्यों जो इस कमेटी में जो 15 सदस्य हैं वो फैसला करेंगे। 13 मार्च तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन इसमें देखना ही होगा कि क्योंकि ये कंसेंसस से ये प्रस्ताव पारित होता है तो ऐसे में चीन क्या क्या फिर से एक बार रोक होगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि कल ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर फिर एक बार भारत ने चीन से उसका साथ मांगा है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम मुल्कों को एकजुट होना चाहिए। जी, अभी तक का जो रुख है और जिस तरीके से प्रोजेक्ट वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को सुषमा स्वराज ने किया है, इसमें तो कतई कोई डाउट नहीं कि उनका प्रोजेक्शन बहुत प्यारा होता है, बहुत सटीक होता है। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक उम्मीद कर सकते हैं चाइना से भी। $100 अरब का कारोबार है, ऐसे ही कोई अपने बाजार पे लात तो मारता नहीं है। बाजार भी एक बड़ी बात है शैलेंद्र जी। बिल्कुल, भारत और चीन के रिश्तों की बात करें तो कई अहम इसके मायने हैं और कई सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच में ट्रेड है। चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, लेकिन इसका कितना असर डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे रहता है ये देखने वाली बात होगी। चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। जब से अमेरिका और पाकिस्तान की दूरियां बढ़ी हैं तब से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चीन का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको याद दिला दें कि कल रात में ही जब पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया गया था तो भारत की तरफ से एक डॉजियर भी सौंपा गया। उस डॉजियर में तमाम सबूत है कि किस तरह से पुलवामा अटैक में जैश ए मोहम्मद का हाथ था और किस तरह पाकिस्तान की जमीन पर आज भी जैश के कमांडर एक्टिव हैं। माना जा रहा है कि इस डॉजियर की एक प्रति चीन को भी दी जाएगी और चीन के साथ भी तमाम सबूत शेयर किए जाएंगे ताकि चीन के पास ये सबूत हो और चीन भी मजबूर हो तमाम मुल्कों के सामने कि वो भी भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ा रहे। जी शैलेंद्र जी, वापस एक छोटा सा और सवाल अभिनंदन को लेकर कि जेनेवा संधि के जो रूल्स हैं, जेनेवा कन्वेंशन के जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक बहुत सारे नियम हैं। क्या पाकिस्तान इसमें कोई दांव पेच खेलकर, जैसे 7 दिन का एक नियम है, मानवीय व्यवहार का एक नियम है, उसके तो वीडियो वो लगातार जारी कर रहा है, लेकिन क्या उसके इतिहास को देखते हुए हम ये भरोसा करें कि हाँ अभिनंदन जल्दी वापस आ पाएंगे? आना तो तय है, लेकिन क्या इसमें देरी वो कर सकता है? देखिए, बात करें अगर जिनीवा प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो कन्वेंशन है उसको लेकर, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिक्लेयर वॉर नहीं है, तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहना अभी सही नहीं होगा। लेकिन
जो उस सेक्शन जो कन्वेंशन है उसका 15 और 17वां जो सेक्शन है उसमें साफ है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो दो देशों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, उस पर तमाम गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। तो ऐसे में भारत की तरफ से लगातार कोशिश जारी है, लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होते दोनों देशों के बीच में, थोड़े से हालात बेहतर ना हो, टेंशन जब तक कम ना हो, तब तक विंग कमांडर का लौटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हालांकि भारत औपचारिक रूप से ये बात कम्युनिकेट कर चुका है पाकिस्तान से कि तुरंत उनकी रिहाई होनी चाहिए, भारत वापसी होनी चाहिए। लेकिन मेरे जहां तक असेसमेंट की बात करें तो जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बरकरार रहेंगी आने वाले कुछ दिनों तक, तब तक विंग कमांडर का लौटना शायद थोड़ा मुश्किल हो। हालांकि भारत इसके लिए पूरे प्रयास कर रहा है, न सिर्फ बायलैटरल लेवल पे बल्कि मल्टीलैटरल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत इसके लिए कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ यूएन जो कन्वेंशन है उसके चलते भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या हम कुछ ऐसी भी कोशिश करेंगे जैसे पार्थ सारथी का एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, नचिकेता का जो केस था, क्या ये सारे तजुर्बे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, किसी ऑफिशियल की भी मदद ली जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पे इस पे अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि इस मामले पर जल्द ही दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बातचीत कर सकते हैं हॉटलाइन के जरिए, जो दोनों देशों के बीच में मौजूद हैं। मंगलवार को, हालांकि हर मंगलवार को ये बातचीत होती है, लेकिन कल इस बातचीत को लेकर कोई सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि जब अगली फोन पे बातचीत होती है दोनों देशों के डीजीएमओ की, तो भारत की ओर से कहा जाएगा कि तुरंत विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत भेजा जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत कम्युनिकेट कर सकता है मिलिट्री रूट के जरिए कि तुरंत इस तरह का जो उन्होंने कैप्चर कल किया है वो सही नहीं है, और उसकी जानकारी उन्होंने अब तक भारत को ऑफिशियल रूप से नहीं दी है। तो ऐसे में तुरंत उनकी वापसी होनी चाहिए। और माना जा रहा है ये आज ये डीजीएमओ की बातचीत फोन पे हो सकती है, लेकिन इसकी अब तक औपचारिक पुष्टि नहीं। जी, एक और बड़ा अहम सवाल, बहुत शॉर्ट में इसका जवाब, कि मसूद अजहर को लेकर तमाम प्रतिबंध, तमाम लानत मलानत के बाद क्या संभावित फर्जीवाड़ा पाकिस्तान करेगा? एक बार और डांट पड़ चुकी है मसूद अजहर को लेकर, वांटेड होने के बावजूद भी मसूद अजहर को सपोर्ट मिलता है। अभी जैसे उसे शिफ्ट करवा दिया गया, किसी और इलाके में शिफ्ट करवा दिया गया, अब क्या फर्जीवाड़ा एक्सपेक्टेड पाकिस्तान से? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जिसको जन्म दिया उसके खिलाफ पाकिस्तान खुद कार्रवाई करे, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। आप हाफिज सईद की बात करें या मौलाना मसूद अजहर की बात करें या ओसामा बिन लादेन की बात करें, तो इस तरह के आतंकियों को सेफ पनाह मिलती है पाकिस्तान में। आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले जो पुलवामा हमले के तुरंत बाद ही बहावलपुर, जहां पर हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, वहां से मौलाना मसूद अजहर को रावलपिंडी शिफ्ट किया गया। रावलपिंडी वही इलाका है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, और वहां पे माना जा रहा है कि आईएसआई सेफ हाउस में मौलाना मसूद अजहर को रखा गया है। और कल एक ऑडियो भी जारी किया गया है मौलाना मसूद अजहर की तरफ से, ये दावा करते हुए कि उनके ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान को पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है, दिखावे के तौर पर बहावलपुर में जो मदरसा है उसको मदरसा दिखाया गया, और ये दिखाया गया कि वहां पर आतंकी ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि बच्चों को तालीम दी जाती है। तो ऐसे में उम्मीद करना कि पाकिस्तान खुद कार्रवाई करे, ये उम्मीद बहुत कम है। इसीलिए भारत को एक कार्रवाई खुद करनी पड़ी और जैश के ठिकाने को भारत को ही ध्वस्त करना पड़ा। तो ऐसे में पाकिस्तान से उम्मीद करना, और इसके बदले रिएक्शन पाकिस्तान का ये कि वो हमारे कार्रवाई के बदले हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो कितना कोऑर्डिनेटेड इनका आपस में ये पाक आर्मी और जैश का आपस में कोऑर्डिनेशन है कि अगर जैश पर हमला होता है तो उसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी देती है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। हालांकि आपको बता दें कि आज सुबह फिर यूएन जिनेवा में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि आप तुरंत जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जिसकी आज भी भारत को उम्मीद कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, बातचीत, जानकारी और इस तमाम विश्लेषण के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और इन मसलों पर आगे भी चर्चा होगी। शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, हम अभी शैलेंद्र जी से चर्चा कर रहे थे और जिस तरीके से मसूद अजहर को लेकर मेरा उनसे सवाल था, मसूद अजहर को कितनी फैसिलिटी मिलती है, इसे लेकर बातचीत हुई। कभी कभी तो ये डाउट होने लगता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ही है या मसूद है।
देखिए ललित, इसमें साफ जिस तौर पे मैंने बोला कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नाम का जो एक इमरान खान है वो वास्तव में है नहीं, उनके पीछे उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में होता है। तो प्रधानमंत्री के नाम पर या पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर खेल होता है, और वो खेल वहाँ पर आज से नहीं, पहले कई सालों से चलता आ रहा है। और अभी भी जो उनकी जो स्पीच है, जो उनका बयान होता है, वो उनका बयान नहीं होता। वो कल जो जिस तरह से इमरान खान का जो बयान आ रहा था उसमें लाचारी साफ तौर पे दिख रही थी, और साफ तौर पे इस बात का एक जो निकल के आ रहा था कि वो बयान कहीं और से आ रहा है। और जिस तरह से वहाँ पर बात करें कि पहले भी सिर्फ एक मुखौटा होते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर, और वहाँ पर तमाम जो चीज़ें होती हैं, चाहे आतंकी गतिविधियाँ हैं या जो भी तमाम जो मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, उसका जो क्रिएट किया जाता है वो वहाँ के संगठन ISIS के द्वारा होता है। इसके साथ ही वहाँ के जो सैन्य प्रमुख होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और अगर बात की जाए आतंकियों पर कार्रवाई की, चाहे मौलाना मसूद अजहर की बात करें या हाफिज सईद की बात करें, तो उन्हें उस पर जो कार्रवाई की बात अक्सर पाकिस्तान कहता है, तो वो उसका चाल चरित्र और चेहरा साफ तौर पे दिखता है। वो कहता है कि हम आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसके प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, उसको हम नज़रबंद कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि एक घर से निकाल करके दूसरे घर में बैठाते हैं, दूसरे घर से निकाल के तीसरे घर में बैठाते हैं। तो ये है पाकिस्तान का चेहरा, जो अपने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन भारत जब उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करता है तो जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रोता है और कहता है कि भारत हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पर भारत उसको उसी के नजरिए में, उसी के भाषा में जवाब दे रहे हैं। और खासकर ये भारत यहाँ पे एक देश नहीं, बल्कि भारत के अंदर में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा चला जाता है, तो बाकायदा इन आतंकियों के खिलाफ भारत कार्रवाई कर रहा है। और बात करें जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो वो आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई थी। और वही आतंकी गतिविधियां जो भारत के अंदर में पिछले कई सालों से पाकिस्तान करता आ रहा है, और इसी मामले पर उसको ठोस जवाब दिया जा रहा है। और बात की जाए, अगर कार्रवाई की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर चाइना का पाकिस्तान के साथ में उसका एक अपना एक निजी मसला है। निजी मसला इसलिए है कि वो एक एशिया में एक बड़ी शक्ति बन के उभर के आना चाहता है। लेकिन इस तमाम मसलों पर भारत भी कोशिश कर रहा है कि चीन इस मामले पर, मसूद अजहर के मसले पर और पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों के मसले पर वो उसका साथ दे। और इस मामले पर, क्योंकि आतंकवाद कभी भी किसी का समाधान नहीं होता है, और पाकिस्तान की अगर बात करें किसी या अन्य दूसरे देशों की बात करें, तो जहां जहां आतंकवाद पनप की कोशिश की है उस देश में उसको परेशान किया गया है। तो यहाँ पर उस देश में किस तरह से उससे प्रभावित होते हैं, बात करें चाहे अमेरिका की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, तो ये आतंकवाद से प्रभावित होता रहा है। और इसका जो एक केंद्र बिंदु है वो पाकिस्तान में रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ही वो आतंकियों का एक जन्म और उसका वहाँ पालन पोषण होता है। उसके बाद वहाँ से आतंकी गतिविधियाँ भारत के अंदर में जिस तरह से सरहद पार करके यहाँ पे परोसी जाती है, यहाँ पे उसका बीज जो है जिस तरह से बाकायदा फल फूल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जब तक उन पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी और जब तक एक ठोस आधार पर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की गतिविधियां वो करता रहेगा। तो यहाँ पर भारत सिर्फ ना सैन्य ताकत से बल्कि कूटनीतिक तरीके से भी उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इसी का फलसफा था कि कई देशों के जो राजनयिक है बाकायदा उनके साथ में भारत लगातार संपर्क में है, और भारत का विदेश मंत्रालय लगातार अन्य देशों के साथ संपर्क में जुटा हुआ है कि इस तरह से बाकायदा पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया जाए, जिससे कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। और इसके लिए लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय अन्य देशों के संपर्क में है। और जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की है, इस मामले पर भारत सरकार जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। और कल भी इस मामले पर कई महत्वपूर्ण बैठक हुई, चाहे बात करें केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करें, निर्मला सीतारमण ने कल तीनों सेना के अध्यक्ष से मिलकर के इस मामले पर चर्चा की, बैठक की। और काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए हुई कि हम कितना मजबूत हैं इस मामले पर, कितनी मजबूती से इस मामले पर अगर कोई पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो किस तरह से उसको जवाब दिया जाए, और हमारी और क्या क्या जो हमारी रिपोर्ट से बाकायदा उस सब पे गहन अध्ययन करने के बाद कल उनका एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की NSA के साथ एक काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो इन तमाम मामलों पर जो एक रिपोर्ट का जो खाका जो एक रोल ऑफ एक्शन है NSA अजीत डोभाल के द्वारा जो बनाया गया, तो उन तमाम मामलों पे कल काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। और आज भी हो सकता है इस मामले पर आज भी ये बैठकों के सिलसिले चलेंगे। और आपकी खैर लगातार नजर बनी हुई है, तो दर्शक को ये भरोसा है कि कुछ भी मिस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर इस तमाम बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए।